दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम पास में है, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी। अब एलटी ग्रेड का भी वैकेंसी आ गया है, तो उसका भी एग्ज़ाम है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जो है हेल्थ साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि जो भी टॉपिक होता है ना, तो जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग देख लेंगे। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं क्या, प्राथमिक चिकित्सा। और प्राथमिक चिकित्सा में जैसे कि जो क्षेत्र होते हैं बहुआयामी, तो जैसे डूबने पे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, तो उसके लिए कौन सी प्राथमिक चिकित्सा अपनाई जाती है उसको देखा जाता है। तो वही हम लोग देखेंगे। सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा देखेंगे क्या है, कैसे है। फिर ये जो कृत्रिम विधि के द्वारा जो है, ये देख सकते हैं आप, सेफर विधि, सेलवस्त्र विधि, ये सब विधि के द्वारा डूबने से बचाने के लिए कार्य करवाए जाते हैं, किए जाते हैं। तो उसको देखेंगे। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा का क्षेत्र। तो प्राथमिक चिकित्सा देखिए, और एक बात और, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, और कहीं से भी क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो सही होने के चांस रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्राथमिक चिकित्सा का क्षेत्र। प्राथमिक चिकित्सा एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण विषय हो गया है। आजकल घर तथा बाहर अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। सही बात है। और अचानक ही कोई रोग प्रकट हो जाता है तो प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। तो सही बात है कि हम लोग तुरंत पहले, ऐसा थोड़ी है कि हर जगह हॉस्पिटल उपलब्ध है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा ही अपनाते हैं ना। मतलब कि प्राथमिक चिकित्सा का एक छोटा डेफिनेशन हम लोग बचपन में भी पढ़े थे कि हॉस्पिटल से पहले पहुंचने से पूर्व की गई जो चिकित्सा होती है वही क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा होता है। तो देखिए, यह निश्चय करना कि रोग, दुर्घटना आदि क्या है तथा उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, यह सब प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र में आता है। ठीक है, इस दृष्टि से प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र इस प्रकार हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र कौन से हैं, देख लीजिए। सबसे पहले रोग निर्णय की क्षमता, मतलब डिसीजन मेकिंग। प्राथमिक चिकित्सा का पहला क्षेत्र रोग निर्णय करना है। रोग का निर्णय हो जाने पर प्राथमिक चिकित्सा को भावी चिकित्सा के लिए फैसला करने में सहूलियत होती है। रोग निर्णय के लिए इन बातों का जानना जरूरी होता है। कौन कौन से बातों का जानना जरूरी होता है। पहला, रोगी द्वारा दिए गए रोग वर्णन, लक्षण तथा चिन्हों पर विचार करना। मतलब रोगी को कौन से रोग हैं, क्या वर्णन किया है, उसके लक्षण क्या हैं, चिन्हों पर विचार करते हैं। रोगी के चरित्र द्वारा बीमारी या दुर्घटना की जानकारी प्राप्त करते हैं। रोगी के परिवार वाले या साथियों एवं अनुपस्थित लोगों से दुर्घटना की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और क्या करते हैं, तो वातावरण से रोग का, दुर्घटना का पता लगाना। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को लगे किसी आघात का पता लगाना तथा रोगी को कहीं पीड़ा हो रही है तो शरीर के उस भाग का निरीक्षण करना। या 7वां, रोगी के दुर्घटनाग्रस्त अंगों का निरीक्षण करना। 8वां, शरीर के अंग के बेडौल होने, सूजने से हड्डी टूटने की संभावना का पता लगाना। प्राथमिक चिकित्सक, देखिए, प्राथमिक चिकित्सक को जब यह आभास हो जाता है कि रोग क्या है तो दिए जाने वाले उपचार के विषय में निर्णय लिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पहले देखिए प्राथमिक चिकित्सक जो भी है वो कोई भी हो सकता है ना। तो उसको सबसे पहले जो चिकित्सा करनी है तो उसका सबसे पहले पता लगाना ज़रूरी होता है ना, कि कहीं दुर्घटना हुआ है या तो उसे सूजन है या हड्डी टूटा है या कहीं जल गया है या फिर पानी में डूबा है तो कब तक से डूबा था। तो ये सब जानना ज़रूरी होता है। फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा ट्रीटमेंट।
अब हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए कि इस व्यक्ति को ये दिक्कत है। अब उसका क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट में देखिए क्या होता है, रोगी जब तक चिकित्सक के पास नहीं पहुंचता तब तक प्राथमिक चिकित्सक की जिम्मेदारी रहती है। जब यह निश्चय हो जाता है कि रोग किस प्रकार का है तो प्राथमिक चिकित्सक उसी प्रकार की चिकित्सा करने लगता है। सामान्यतः उपचार के दौरान इन सब बातों का ध्यान प्राथमिक चिकित्सक को रखना चाहिए। कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कि रोग या दुर्घटना के क्रियाशील कारण का दूर करना। जैसे यदि गैस के कारण कोई रोगी का दम घुट रहा है तो सबसे पहले गैस बंद करनी चाहिए तथा कमरे के दरवाजे तथा खिड़कियां खोल देनी चाहिए। यदि गैस हटाना संभव नहीं है तो रोगी को वहां से हटाना चाहिए। दूसरा, रोगी का दशा बिगड़ने न पाए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, रोगी की सांस को नियमित करना, रक्तस्राव को रोकना तथा सदमे से दूर करना चाहिए। चौथा, जब तक चिकित्सक की सेवा प्राप्त नहीं होती प्राथमिक चिकित्सक को रोगी का उपचार करते रहना चाहिए, मतलब कुछ न कुछ। फिर तीसरा देखिए कौन से चित्र हैं, तो अस्पताल तक पहुंचना है। सबसे पहले देखिए हम लोगों ने क्या किया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। यदि रोगी की हालत ऐसी है कि उसे प्राथमिक चिकित्सा के बाद घर पर नहीं रखा जा सकता, ऐसा स्थिति में उसे आवश्यक उपचार देकर तुरंत ही अस्पताल पहुंचना चाहिए। अगर रोगी की हालत अस्पताल से ले जाने लायक नहीं है तो ऐसी स्थिति में योग्य चिकित्सक को बुलाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना कि प्राथमिक चिकित्सा का जो क्षेत्र है वो क्या है। पहला, रोग निर्णय की क्षमता। सबसे पहले रोग निर्णय लेना कि क्या हुआ है उसे, फिर क्या हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसको प्राथमिक चिकित्सा में, फिर अस्पताल तक पहुंचाना। तीसरा, अब आगे देखते हैं कि घर में प्राथमिक चिकित्सा सामग्री जो है उसमें कौन कौन सा चीज़ होना चाहिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, घर में भी छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जहाँ पर बच्चों की संख्या अधिक होती है वहाँ पर तो आमतौर से दुर्घटनाओं की संख्या अधिक रहती है। इसलिए घर में अलमारी के एक खाने में यह सामान रखा रहना चाहिए हमेशा। किसी का भी घर हो, ये प्राथमिक चिकित्सा के जो टूल्स हैं ये ज़रूर मतलब रहने चाहिए सामग्री। सबसे पहले देखिए, अमृत धारा, पुदीन हरा तथा गैस नाशक चूर्ण, सिंथॉल पाउडर, मर्क्यूरी क्रीम, रबर की पट्टी, पोटेशियम परमैंगनेट, एस्प्रिन, चाकू, यूकेलिप्टस का तेल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लौंग का तेल, वैसलीन, थर्मामीटर, एनीमा पॉस, मिंडन टैबलेट, नॉलजील, एनजील टैबलेट, बेलार्गन टैबलेट, बोरिक पाउडर, इप्सम सॉल्ट, सिरका, खाने का सोडा, सूंघने का नमक, एंटीसेप्टिक मरहम और एंटीसेप्टिक साबुन, आँख धोने का गिलास, शोषक रुई, टिंचर, बर्नॉल, डेटॉल। आवश्यकतानुसार यह सूची घटाई बढ़ाई जा सकती है, मतलब जिसको जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब की सामग्री वो रखेगा। तो आप लोग ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि प्राथमिक चिकित्सा वाला किट रहता है उसमें कौन कौन सा सामग्री हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा और आप लोग जो है इसको सर्च करके भी देख लीजिएगा, जो कि आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं और उनसे बचाव हम लोग कैसे करेंगे। तो दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, तो आज जीवन अत्यंत जटिल हो गया है। व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जल्दबाजी करता है, असावधानी, अज्ञानता आदि के कारण
जीवन में संकट आ जाता है। यह संकट दुर्घटनाओं के कारण होता है। व्यक्ति दुर्घटनाओं से घायल हो जाता है। ऐसे समय उसको तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। आज जीवन इतना जटिल हो गया है कि व्यक्ति को हर बात में जल्दी रहती है। सही बात है, हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। साथ ही जनसंख्या की वृद्धि, अज्ञान तथा अशिक्षा के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं। सामान्यतः दुर्घटनाओं के कारण इस प्रकार हैं। देखिए, दुर्घटनाएं के कारण जैसे अशिक्षा हो गया, तो आप लोग ये थोड़ा थोड़ा देखिए कि पढ़ते जाइएगा, पढ़ लीजिएगा अपने से। तो अशिक्षा हो गया, उसके साथ साथ अज्ञानता के कारण भी, अज्ञानता में देख लीजिए कि किन्हीं जैसे वस्तु है, पदार्थों के उपयोग के नियम न जानने से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। मशीन चलाने, गैस स्टोव आदि से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अब जैसे कि गैस को कैसे जलाना है, बंद करना है, ये चीज़ें अगर नहीं पता है, या फिर स्टोव है, तो मशीन चलाने का अगर आपको नहीं टेक्निक पता है कि कैसे चलाया जाता है, तो इससे दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। फिर असावधानी, अगर आप असावधानी रखते हैं तो उससे भी दुर्घटना हो सकती हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव, जैसे किसी बात पर नाराज होकर बहुत से व्यक्ति विष पान कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिक आघात, निराशा आदि के कारण ऐसा होता है। सामाजिक दबाव के कारण भी, कीड़े मकोड़ों, पशुओं के काटने से, जैसे सांप, बिच्छू, कुत्ते, बैल, गाय आदि भी व्यक्ति को दुर्घटना का शिकार बनाते हैं। पानी से, जैसे पानी में डूबना, पानी के साथ लापरवाही के परिणाम स्वरूप भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो ये सब थी दुर्घटनाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ सामान्य दुर्घटनाएं के उपचार, मतलब कि तो आज हम लोग बस डूबने वाले जो उपचार हैं वो देखेंगे। फिर आगे धीरे धीरे हम लोग और भी जो दुर्घटनाओं से रिलेटेड उपचार हैं वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे सब पूछते हैं ना कि कृत्रिम सांस देना में कौन कौन सा आता है, सेफर, सिल्वेस्टर, लाबोर्ड, मुँह से सांस देना, होल्कर, नेल्सन, तो सबका जो है देख लेंगे। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो। आप लोग 2x पे करके देख लीजिएगा तो समझ में आएगा, क्योंकि बहुत टफ नहीं है, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम आज में आ जाता है छोटा छोटा चीज़, तो कभी कभी नहीं हो पाता है। चलिए देखते हैं। डूबना, कुएं, नदी, तालाब, नहर आदि में आमतौर पर डूबने की घटनाएं होती रहती हैं। प्रायः साथियों के कहने पर तैरने वाले अधिक घने पानी में चले जाते हैं, जहां वे अपना संतुलन नहीं रख पाते हैं। किसी के धक्का देने से भी डूबने की घटना होती है। व्यक्ति अपने जीवन में निराश होकर भी डूबता है। हाँ, अक्सर ये देखने को मिलता है। अभी बीच में ही, मतलब जैसे 2-4 दिनों की बात है कि एक बड़े बुजुर्ग थे, वो अपने से ही वो नदी में कूद गए और उनका रिकॉर्ड हो गया। मतलब सोचिए वो कितने परेशान रहे होंगे, और वो बहुत देर तक वहाँ पे ऐसे खड़े रहें, देखते रहें कि कोई देख तो नहीं रहा है, क्या करें, कूदे कि ना कूदे, लेकिन लास्ट में वो कूद गए। बहुत ही बुरा लगा देख के। तो और कभी कभी होता है कि व्यक्ति अपने जीवन से निराश होकर भी कोई धक्का भी दे देता है, ज़बरदस्ती भी, कहीं बाढ़ आ गया, डूब गया, तो इससे भी होता है। चलिए देख लेते हैं। डूबने से ये लक्षण प्राप्त होते हैं, व्यक्ति अगर डूबता है तो क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो पहला, पानी में डूबने से सांस में अवरोध होता है। अगर व्यक्ति पानी में डूबा है तो सांस में अवरोध होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा। पानी पीने से शरीर फूल जाता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। फिर यदि देर न हुई हो तो हृदय की गति चलती रहती है। और मान लीजिए जैसे कि डूबा है लेकिन देरी से नहीं डूबा है, जल्दी ही लोग देख लिए हैं, तो हृदय गति चलती रहती है। तो उस पर आप जो है क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। चलिए उपचार के बारे में देख लेते हैं कि क्या हम लोग उपचार कर सकते हैं। तो डूबने वाले व्यक्ति को पानी से बाहर निकालकर सबसे पहले उसके हृदय की गति अनुभव करनी चाहिए। पहले पानी डूबने वाले व्यक्ति को पानी से बाहर निकालना चाहिए और उसके जो हृदय गति है उसको अनुभव करना चाहिए कि हृदय गति भी चल रही है या नहीं चल रही है। यदि हृदय की धड़कन है तो कृत्रिम सांस देने से उसमें चेतना आ जाती है ना।
कृत्रिम आर्टिफिशियल जो सांस है आप देंगे तो आ सकता है। चेतना, डूबने वाले व्यक्ति के पेट का सारा पानी निकालना चाहिए। कृत्रिम सांस उस समय तक देते रहना चाहिए जब तक यह आशा बनी रहे कि जीवन लौट सकता है। उपचार के समय ये बातें जरूर ध्यान दें। तो अब उपचार देखते हैं कि कौन सी बातें उपचार करने से पहले, मतलब कृत्रिम सांस देने से पहले ये बातें जरूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, रोगी की छाती, गला, कमर पर से कपड़े उतार देने चाहिए। सभी जो कपड़े हैं वो हटा देने चाहिए, स्पेशली छाती पर, गला पर, कमर पर जो कपड़े हैं वो हटा देना चाहिए। वायु मार्ग साफ करना चाहिए। मुंह से पानी, बालू आदि निकाल देना चाहिए। चौथा, रोगी के पैर पकड़कर चक्राकार घुमाकर उसके शरीर से पानी निकालना चाहिए। जीभ को बाहर खींचना चाहिए। रोगी को गर्म रखना चाहिए ना, हाथ पैर थोड़ा ऐसे मलते रहना चाहिए। रोगी को गर्म रखना चाहिए। जब चेतना आ जाए तब गर्म पेय रोगी को देना चाहिए, मतलब गर्म चीज पीने को देना चाहिए। अब देखिए, कृत्रिम सांस देना, कृत्रिम सांस डूबने व दम घुटने से रोगी को कृत्रिम सांस देना आवश्यक हो जाता है। कृत्रिम सांस देने की निम्न विधियां हैं। यहीं से क्वेश्चंस बनता है कि कृत्रिम सांस देने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो शेफर विधि है, सिल्वेस्टर विधि है, लाबोर्ड विधि है, मुंह से सांस देना, हुलगर विधि है। तो सबसे पहले हम लोग शेफर विधि देखते हैं। इस विधि में पानी निकालते ही रोगी के कपड़े उतारकर पेट के बल लिटा दिया जाता है। उसके सीने के नीचे कोई कपड़ा तह करके रख दिया जाता है। रोगी की नाक तथा मुंह साफ कर दिया जाता है। देखिए, आप देख सकते हैं, ये है शेफर विधि। देख सकते हैं आप शेफर विधि को। चलिए, फिर क्या करना चाहिए कि प्राथमिक, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि उसके कपड़े जो हैं वो निकाल दिए, सारे कपड़े निकाल दिए। और फिर उसके सीने के नीचे कोई कपड़ा तह करके रख दिया जाता है और रोगी के नाक मुंह की सफाई कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे रोगी के मुंह की, नाक की सफाई कर रहे हैं। ठीक है। फिर देखिए, प्राथमिक चिकित्सक रोगी की बगल में बैठकर हथेलियों को रोगी की कमर पर इस प्रकार रखता है कि कंधों की ओर झुकी हो। फिर हाथों के दबाव से पसलियों को दबाता जाता है। 2-3 सेकंड बाद दबाना बंद करते हैं। इससे हवा का दबाव बनता है और फेफड़ों में हवा आ जाती है। यह प्रक्रिया 14 से 15 बार करनी चाहिए। इस कार्य में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, अतः किसी साथी की मदद लेनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि हथेलियों से कमर पर दबाव देते जाएंगे 3-4 सेकंड बार बार, मतलब कम से कम 14-15 बार करेंगे। और क्योंकि इसमें मेहनत लगता है तो जैसे 1-2 लोग रहेंगे तो थोड़ा, मतलब बारी बारी से थोड़ा आराम से करेंगे। तो इसे कृत्रिम श्वास के द्वारा हम लोग जो है सांस को सही कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए सिल्वेस्टर विधि क्या है। तो इस विधि में 2-4 मिनट तो शेफर विधि अपनाई जाती है। इसके बाद रोगी के कंधों के नीचे तकिया लगाकर पीठ के सहारे लिटाया जाता है। रोगी का सिर ऊंचा उठा होता है। रोगी की जीभ को साफ कपड़े से खींचकर बाहर निकालते हैं। रोगी के सिर के पास बैठते हैं। उसके दोनों हाथों को कोहनी के पकड़कर खींचते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, सिल्वेस्टर विधि खींचते हैं तथा 3 सेकंड तक जमीन से लगाए रखते हैं। इसके बाद रोगी की कलाई को उसके सीने पर रखकर दबाते हैं। 14-15 बार ऐसा करना चाहिए। इस प्रकार देखिए,
इस प्रकार करते रहने से फेफड़े क्रियाशील हो जाते हैं और उनमें हवा भरने लगती है। इस प्रकार हृदय की स्पंदित होने लगता है और रोगी में चेतना लौट आ जाती है, खतरा टल जाता है। फिर रोगी को गर्म पानी पिलाना चाहिए। मतलब ये हम लोगों ने जान लिया कि जब कृत्रिम सांस दे रहे हैं तो उसके बाद जब थोड़ा सांस आ जा रहा है तो हमें गर्म पानी देना चाहिए और हमेशा गर्म बनाए रहना चाहिए, गर्मी। ठीक है, तो आप लोगों को सिल्वेस्टर विधि समझ में आया कि सबसे पहले क्या करते हैं कि 3-4 जो है कितना 3-4 मिनट तक जो है क्या करेंगे हम लोग सेफर विधि अपनाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देख लिया था। उसके बाद जो है क्या करेंगे कि इस रोगी के कंधे के नीचे तकिया लगाकर, देखिए यहाँ पे ये तकिया लगाकर रख देंगे। फिर उसके हाथों को, जीभ को बाहर देके निकालते हैं थोड़ा सा, फिर उसी के हाथों को मोड़ के सीने पे रख देंगे। फिर सीने के रखने के बाद हाथों को कोहनी से पकड़कर खींचते हैं ना, और फिर कितने सेकंड तक, तो 3 सेकंड तक ज़मीन से लगाए रहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये सिल्वेस्टर विधि कहलाता है। चलिए आप लोग ऐसे देख सकते हैं और अपने से भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं अगर मेरे समझाने से नहीं समझ में आ रहा है तो। चलिए फिर नेक्स्ट आता है लाबोर्ड विधि। यह विधि उसी समय प्रयोग में लानी चाहिए जब उपरोक्त विधि द्वारा सांस देना मुश्किल हो अथवा कहीं अस्थिभंग आदि हो गया हो। इस विधि में रोगी को पीठ के बल लिटा देना चाहिए तथा उसके हाथ ऊपर की ओर कर देने चाहिए। फिर चिकित्सक को रोगी की कमर के पास घुटने के बल बैठकर किसी स्वच्छ कपड़े से रोगी की जीभ बार बार पकड़कर छोड़नी चाहिए। यह क्रिया 2 मिनट से 12 बार 2 मिनट में 12 बार करनी चाहिए। तो लाबर्ड का समझ में आया कि इस विधि में उसी समय प्रयोग करना चाहिए जब उपरोक्त जैसे सेफर विधि और सिल्वेस्टर विधि अगर अपनाया है तभी ये लाबोर्ड विधि भी अपनाना चाहिए। या फिर अगर कहीं अस्थि भंग हुआ है तो इस विधि में क्या करना चाहिए कि रोगी को सबसे पहले पीठ के बल लिटा देना चाहिए, उसके बाद उसके हाथों की ओर कर देना चाहिए, उसके हाथ ऊपर की ओर कर देना चाहिए। हाँ, फिर चिकित्सक जैसे जो भी हैं, चिकित्सक को रोगी की कमर के पास घुटने के बल, मतलब कमर के पास घुटने के बल बैठकर किसी स्वच्छ कपड़े से रोगी की जीभ को बार बार पकड़कर छोड़नी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, लाबोर्ड विधि होता है। अब मुंह से सांस देना, तो इस विधि में मुंह से मुंह मिलाकर वायु को धक्का दिया जाता है। अधिकतर आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि जो ये है मुंह से जो सांस देने वाली विधि है वो अधिकतर अपनाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। और सिल्वेस्टर विधि भी अपनाया जाता है अधिकतर जगहों पे, आपने देखा होगा। फिर एक आता है 5वां होल्गर नेल्सन विधि। इसमें घायल को पीठ के बल लिटा दिया जाता है, रोगी की पीठ पर झुककर उसके फेफड़ों पर दबाव डालता है। इसमें दोनों हाथों को फिसलाते हुए रोगी की कूहनी तक ले जाते हैं और रोगी के हाथों के नीचे लाकर छोड़ते हैं। दोनों बाहों को सीधा कर उसकी पीठ पर अपने हाथ रखते हैं और पुनः वही क्रिया आरंभ होती है। ठीक है, तो होल्गर नेल्सन विधि के लिए आप लोग ये देख सकते हैं कैसे करना है। होल्गर नेल्सन विधि, देखिए उसके हाथों को क्या किया है, उसके हाथों को उठाते हैं और उसके सीने के नीचे रख देते हैं। ठीक है, जो रोगी है, फिर रखने के बाद फिर पीठ पे हाथ रख के बार बार दबाते हैं। तो ये नेल्सन विधि हो गया। अब जो बनावटी सांस देते समय है, मतलब जो कृत्रिम सांस दे रहे हैं, देते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए, बनावटी सांस देते समय यह देख लेना चाहिए कि रोगी व्यक्ति के फ्रैक्चर आदि तो नहीं है। हाँ, मतलब जैसे कि अब कमर में पकड़ के हम लोग दे रहे हैं
या हाथ नीचे सीने पे कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं कमर में तो फ्रैक्चर नहीं आया, कहीं हाथ में तो फ्रैक्चर नहीं आया। उस हिसाब से फिर जो है टेक्निक अपनानी चाहिए। दूसरा, रोगी की सांस में रुकावट होते ही सांस देना प्रारंभ कर देना चाहिए। रोगी के वस्त्र ढीले कर देने चाहिए। रोगी की स्थिति के अनुसार ही बनावटी सांस की विधि अपनानी चाहिए। रोगी व्यक्ति को तब तक बनावटी सांस देना चाहिए जब तक पुनः प्राकृतिक सांस आने न लगे। सांस देने से पूर्व यह देख लेना चाहिए कि हृदय स्पंदन हो रहा है अथवा नहीं, क्योंकि यदि हृदय स्पंदन ही बंद हो जाएगा तो व्यक्ति को मृत समझा जाएगा। ठीक है। फिर ये हम लोगों ने डूबने का जो प्राथमिक चिकित्सा है वो हम लोगों ने पढ़ा। अब कल हम लोग देखेंगे जलने से संबंधित जो प्राथमिक चिकित्सा है और उससे संबंधित। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो प्राथमिक चिकित्सा में है डूबने से संबंधित जो प्राथमिक चिकित्सा है उसमें क्या क्या अपनाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ कृत्रिम सांस अगर हम लोग दे रहे हैं तो कौन कौन सी विधि अपनानी चाहिए। तो सेफर, सिल्वेस्टर, लाबोर्ड और मुँह से सांस देना, होल्गर नेल्सन विधि, मतलब 5 विधियों को हम लोगों ने पढ़ा। उसके साथ साथ प्राथमिक चिकित्सा में कौन कौन से जो है सामग्रियाँ रहनी चाहिए ये देख सकते हैं। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा। प्राथमिक जो है दुर्घटनाएं क्या हैं और प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र क्या हैं ये देखा हम लोगों ने। इसमें से कम एक आध क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, कहीं से अगर बनेगा तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।